नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान की राजनीति शास्त्र, जिसको कि लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उसके अध्याय 3 चुनावी राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय का परिचय प्राप्त करेंगे, इसमें किन बिंदुओं पर बात की गई है। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए ये ना तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है। हम शुरुआत इस बात को समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी हैं और क्यों उपयोगी हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के बीच जो अंतर है उसको समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर हमारे देश में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर एक चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या चुनाव होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वो कितने निष्पक्ष हैं और कितने स्वतंत्र हैं। अर्थात हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं अथवा नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। आखिर चुनाव क्यों, इसकी शुरुआत करेंगे हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव से। हरियाणा राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। उस समय कौन सी सरकार थी? उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की जनता अर्थात वहाँ पर जो वोट देने वाले लोग थे वो देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीट पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, बहुमत मिला। बहुमत किसे कहते हैं? हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में से जिनके पास 45 से ज़्यादा अर्थात किसी भी दल के पास 46 सीटें अगर होंगी तो उसे बहुमत कहा जाएगा। तो यहाँ पर लोकदल अकेले को ही 60 सीटें मिली और उसके सहयोगियों को 16 सीटें, तो कुल मिलाकर इस दल को 76 सीटें मिली। तो इस तरह से उसको स्पष्ट बहुमत मिल गया। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया।
जब एक नई सरकार का निर्वाचन हो जाता है तो पुरानी सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब नई सरकार बन चुकी है तो नए सरकार के जो मुखिया होंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। शपथ लेने के बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। पिछली बार की तरह लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब यहाँ पर हम सवाल उठाएंगे कि चुनावों की ज़रूरत क्यों है, हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करके देखते हैं। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन ऐसा करना किसी भी बड़े समुदाय के लिए संभव नहीं है, और ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो और उनको उस मामले का ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? एक ऐसी जगह के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर ये मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है अथवा नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन करे, वो अपनी मनमर्जी ना करे और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वो अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। बदलेंगे कैसे? जब नए चुनाव होंगे तो हम उसको वोट नहीं देंगे और नए व्यक्ति को वोट दे देंगे तो प्रतिनिधि हमारा बदल जाएगा। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उनका चुनाव हुआ था, तो उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। ठीक इसी प्रकार से हम अपने देश के लिए संसद और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं। वो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वो सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हो सकते हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल्य हो। ऐसा ना हो कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके वोट की कीमत ज़्यादा हो और जो अनपढ़ है या अशिक्षित है
या कम पढ़ा लिखा है उसके वोट का मूल्य कम हो, और ऐसा भी ना हो कि कोई धर्म विशेष का व्यक्ति हो तो उसके वोट की कीमत और दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के वोट की कीमत कम हो, अर्थात देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के वोट की कीमत बराबर हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को जिस प्रकार से वोट देने का अधिकार है उसी प्रकार से चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। चुनाव का तीसरा लोकतांत्रिक आधार है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात चुनाव होते रहें। जैसा कि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है अथवा नहीं। आपको मालूम होगा कि जब चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, तो चुनाव के समय एक अजीब तरह का माहौल बन जाता है। चुनाव लड़ रहे विरोधी दल एक दूसरे पर अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उनके बीच में एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। चुनाव जीतने के लिए उनमें प्रतिद्वंदिता होती है। चुनाव का मतलब ही राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। एक ही घर में एक भाई किसी अन्य दल का समर्थक होता है तो दूसरा भाई किसी अन्य दल का, और ये पार्टी पॉलिटिक्स हर घर में पहुंच जाती है। अलग अलग दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं और इस तरह से समाज में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। कई अच्छे लोग चुनाव में उतरना नहीं चाहते क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, जब चुनाव होते हैं तो कई प्रत्याशियों पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं और विरोधी पार्टी द्वारा उनकी छवि को जनता के बीच में खराब करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि लोग उनको वोट ना दें। तो इस तरह से कई अच्छे लोग इन चुनावों से दूर रहना चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता।
दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। हर एक नेता सत्ता में बने रहना चाहता है या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहता है। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम भरा काम है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक नेता सिर्फ इसलिए राजनीति में आता है कि वो जनता की सेवा करना चाहता है। ये भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम ना हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। लेकिन इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करे? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करें। लोगों को ये काम करना चाहिए कि जो नेता अच्छा काम करे उसको पुरस्कार मिले और जो नेता अच्छा काम ना करे उसको दंड मिले। और यही होता है चुनाव में। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता के बीच में अलोकप्रिय हो जाएंगे। अगर वो अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इस डर से वो सही कार्य करने की कोशिश करेंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा तो करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सामान देना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपें और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। अब हम हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा करेंगे। हमारे देश की चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है? क्या हम हमारे देश में होने वाले चुनावों को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम ये देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव किस प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और इसके पश्चात सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहा जाता है। कई बार सिर्फ एक या कुछ क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको कौन करवाता है और किस प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया का पालन होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके पश्चात कौन से कार्य होते हैं और अंत में क्या होता है, हम इन्हीं सब बातों की इस अध्याय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है चुनाव क्षेत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। हो सकता है आपने भी ऐसा सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा।
क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जिस जगह पर चुनाव हो रहा है, जैसे कि हरियाणा का चुनाव है तो पूरे हरियाणा को 90 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया, तो वहाँ पर उनकी विधानसभा में कुल 90 विधायक चुने जाएंगे। अर्थात हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति का या एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोग या वहाँ के मतदाता सिर्फ एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इस तरह से 90 क्षेत्र हुए तो 90 क्षेत्रों के लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्र से 90 प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। अर्थात पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है उसको लगभग समान रूप से बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से भी बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे देश की जो संसद है उसके सदस्य को संसद सदस्य अथवा सांसद कहते हैं, लेकिन हर एक राज्य में विधानसभा होती है, उसके सदस्य को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया गया है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब ये होता है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुँचे। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के पश्चात अगला चरण है क्षेत्रों का आरक्षण करना, अर्थात आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात की चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच ही ना पाएं। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो जिनके पास अधिक संसाधन हैं, ऐसे प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और ये व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इस कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।
इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये स्थिति 26 जनवरी 2019 की है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी लोकसभा सीटें निर्धारित की गई हैं उसके बारे में भी हमारी पाठ्य पुस्तक में पूरी एक टेबल दी गई है। इस टेबल को देखकर आप लोग पता लगाएं कि आपके राज्य से कितने सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के लिए होता है। कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण अर्थात पंचायतों और शहरी अर्थात नगर पालिका और नगर निगमों स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। इस अध्याय के शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, हरियाणा में न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न क्रमांक 2, हमारे देश में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? प्रश्न क्रमांक 3, अभी लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? प्रश्न क्रमांक 4, लोकतांत्रिक चुनावों के 5 आधार लिखिए।